So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है एंड तक बहुत से लोग चले जाएंगे वीडियो को बीच में छोड़कर, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। आप लोग डेली मुझे कमेंट में लिखते हो कि आज ये वाला पार्ट अपलोड कीजिए, नेक्स्ट पार्ट अपलोड कीजिए, ब्रीड हार्ट क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं, या वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट को क्यों नहीं आप कंटिन्यू कर रहे हैं। गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना, अपने जो थॉट्स हैं, अपनी राइटिंग्स को अपने लफ्ज़ देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं डिमोटिवेट जब हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि वीडियो पे 5000 या 6000 व्यूज़ तो आ रहे हैं, पर लाइक उसके प्रोपोर्शन में 500 भी नहीं है, 600 भी नहीं है, 700 भी नहीं है। तो डिमोटिवेट होना बनता है। इसीलिए जो मेरी मोटिवेशन होती है वीडियो को बनाने की, उसे अपलोड करने की, वो कम हो जाती है और फिर गैप बढ़ जाता है। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस चीज़ को लाइक कीजिए जो आपको पसंद नहीं आती, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, मेरी वीडियो में कुछ कमी पेशी लग रही है, तो कम से कम एटलीस्ट वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर काम करूँ और बेहतर करने की कोशिश करूँ। पर जो लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं, ये भी नहीं बताते हैं कि कमी क्या है, ना ही लाइक करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। बस यही कहना था कि जब आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए, और अगर पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट लाइक तो क्या कीजिए। मोटिवेशन मिलती है, एक अंदर से इच्छा होती है कि हाँ, काम करना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। मैंने आपका थोड़ा सा समय ले लिया, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। धीमी रोशनी में डूबा हुआ एक कमरा, जिसमें बेहद ही मंद मंद खुशबू महक रही थी, पर कुछ और चीज़ थी जो यहाँ अटपटी थी। वो थी एक मखमल के बिस्तर पर लेटा हुआ एक शख्स, जो कि लग तो बहुत सुकून में रहा था, पर उसका चेहरा बेचैन लग रहा था। पूरे फेस के ऊपर हल्की हल्की पसीने की बूंदें थी, कुछ बड़बड़ा रहा था, लगता है किसी सपने में डूबा हुआ है। उस शख्स के कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, मेरे साथ घुसो चलो। फिर एकाएक उसे एक धुंधला सा चेहरा नजर आया। वो चेहरा बहुत क्लियर नहीं था, पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो धुंधला था, फिर भी वो और कोई नहीं, वांगजी था, जो कि अपने ख्यालों की दुनिया में डूबा हुआ था। उसका दिल बेचैन था। एकाएक उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी, अपने उसी सपने में। वांगजी, तुम उसे अपने साथ घुसू क्यों ले जाना चाहते हो? लानवांग जी ने न जाने कहाँ देखते हुए जवाब दिया। मैं बस चाहता हूँ भाई, मैं इन सब से छुपाकर उसे गुस्सू ले जाना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। वांग जी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो अपने भाई से मदद मांग सकता है, पर वो किस शख्स के लिए मदद मांग रहा है। एक सब कुछ चेंज होता है और कुछ पल के बाद अचानक उसे एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड दिखाई देता है। हजारों लोग एक दूसरे को मार रहे थे, हर जगह खून था, मौत का नंगा नाच नच रहा था, तांडव मचा हुआ था, और उसके बीच में वो था। उसका पूरा चेहरा जैसे किसी शख्स को तलाशने के लिए बेचैन हो, सफेद पड़ा हुआ हो, जिस्म ठंडा हो। वो भाग रहा था, किसको ढूंढ रहा था वो पता नहीं। वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिस्म पर उसका कोई काबू नहीं है। वो आंखें खोलना चाहता था, पर आंखें खुल नहीं रही थी। वो बस किसी शख्स की तलाश कर रहा था। वांगजी ने देखा कि वो भागते भागते एक ऊंची चोटी पर पहुंच चुका है। उस ऊंची चोटी में उसके हाथ में किसी का हाथ है। वो हाथ पूरी तरीके से खून से भीगा हुआ है। एक जान है जो छूट कर उससे जा रही है। वांगजी कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मेरा हाथ थामे रखो। एकाएक वांगजी ने झटके से अपनी आंखों को खोला। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, पसीना था उस पर। वांगजी ने अपने पूरे चेहरे के ऊपर हाथ घुमाते हुए कहा, ये क्या था? वो तुरंत खड़ा हुआ और शीशे में खुद को देखने लगा। उसने अपने अपर रोब्स को हल्का सा नीचे किया और उस निशान को देखने लगा, जो निशान उसने अपने सपने में देखा था। उसने निशान को तरफ देखते हुए कहा, ये निशान मेरे हाथ में अभी भी है। क्या ये सब कुछ सच था? क्या ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो मेरे अतीत से जुड़ी हुई है? क्या था ये सिर्फ एक सपना था? मेरे साथ घुसो चलो। ये 3-4 लफ्ज़ वांगजी के कानों में जैसे दोबारा गूंजे। वांगजी ने उसी शीशे की तरफ अपनी निगाहों को किया और अपने उस प्रतिबिंब की तरफ देखते हुए कहा, मैंने ये अल्फाज क्या शियान के अलावा भी किसी और से बोले हैं?
कौन था वो शख्स जिससे मैं मिन्नत कर रहा था गूसू चलने के लिए? कौन था वो शख्स जिसके लिए मैंने अपने भाई तक से मदद मांगी? कौन हो तुम? क्यों क्यों मुझे उसका नाम और उसकी शक्ल याद नहीं आ रही? क्यों ये ख्वाब मुझे आज आया? हर बार मेरे अतीत के कुछ झलकियां मुझे नजर आती हैं, पर क्यों वो शक्ल नजर नहीं आती? पर आवाज क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती? वो रात बीत गई बेचैनी में, सवालों में, एहसासों में। अगला दिन हो चुका था, कोर्ट रूम लग गया था। पूरे कोर्ट रूम में अजीब सी कानाफूसी चल रही थी, क्योंकि आज इस पूरे कोर्ट रूम के चीफ यहाँ एब्सेंट थे। सभी मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स सर झुकाकर आपस में बस यही बात कर रहे थे। इतने सालों में ये पहली बार हुआ था कि किंग के इस कोर्ट में आने का समय हो गया है और हायर ऑफिशियल्स भी आ चुके हैं, पर कोर्ट के चीफ वो नहीं आए हैं। शिचैन भी हाथ बांधकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसके बगल में लैन शजोई था। लैन शजोई ने लगभग शिचैन के कान में बुदबुदाते हुए कहा, आपको क्या लगता है मास्टर, ओल्ड लैन अभी तक क्यों नहीं आए हैं? लैन शजोई ने यह बात बहुत ही धीमे से बोली थी, पर उसकी ये बात लैन शिचैन के चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए काफ़ी थी। लैन शिचैन ने अपनी निगाहों को लैन शजोई की तरफ किया और उतनी ही धीमी आवाज़ में जवाब दिया, शजोई, मैं तुम्हारा फादर हूँ, कितनी बार तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा? लैन शजोई ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर फादर अभी हम कोर्ट रूम में हैं और ये कोर्ट रूम में किसका रूल चलता है आप जानते हैं ना? आपके भाई कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं रूल्स को लेकर, और यहाँ पर बोला गया है कि हम यहाँ कोई रिलेशन नहीं निभा सकते, इसीलिए मैं आपको मास्टर कह रहा हूँ। ये कहते हुए लैन शजोई हंसने लगा। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर लैन शिचैन ने भी अपना सर हिलाया। फिर उसने कहा, खैर जैसा तुम चाहो, पर मुझे नहीं पता कि इस वक्त अंकल यहाँ क्यों नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि अंकल लेट हुए हों। लैन शजोई ने कहा, लगता है तूफान आने वाला है। ये कहते हुए दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बस इंतजार हो रहा था अब यहाँ पर हांग वांग जुन के आने का। फिर देखते हैं कि मसला कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है और उनके अंकल आखिरकार हैं कहाँ। अगले ही कुछ देर में हांग वांग जुन भी कोर्ट रूम में आ जाते हैं। उन्होंने अपनी थ्रोन पे अपनी जगह ली, पर उसकी निगाहें पूरे कोर्ट रूम में घूम रही थी। जैसे ही उसने सभी के ऊपर अपनी निगाहों को डाला, सभी ने उसको बो किया। रिस्पेक्ट में सभी के सर नीचे झुक चुके थे, पर हांग वांग जुन की निगाहें तो एक पोजीशन पर जाकर टिक गई थी जो जगह खाली थी। एक तरीके से हांग वांग जुन को एक झटका सा लगा था, क्योंकि वांग जी ने कभी भी ये जगह खाली नहीं देखी थी। वांग जी अपनी जगह से खड़ा हुआ, 2 कदम आगे बढ़ाकर उसने कहा, आज चीफ कहाँ है? कोर्ट रूम लग चुका है, मैं भी आ गया और चीफ नहीं है यहाँ। वांग जी का जवाब एक हायर ऑफिशियल ने दिया। उसने सर झुकाते हुए कहा, माय हाइनेस, सीनियर लैन ने उनके कोर्ट में जाने से मना किया हुआ है। तो कोई भी उनकी परमिशन के बगैर वहाँ नहीं जा सकता। हमें नहीं पता कि वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं। हमने खबर भिजवाई थी। एक वांग जी की जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो बदल गए। उसके चेहरे पर गुस्सा आ चुका था। पहले ही उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब था वीइंग को लेकर, और अब ये उसके बाद रात में जो नाइटमेयर उसे आया था, सब चीज़ें उसकी पहुंच से बाहर क्यों हो रही थी? चीज़ें उलझ क्यों रही थी? लोग आजकल उसे फॉर ग्रांटेड क्यों लेने लग गए थे? उसने अपना हाथ वहीं पर मारते हुए कहा, मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? अब शिचैन आगे आ चुका था। उसने कहा, हाइनेस प्लीज कंट्रोल कीजिए, अंकल को जरूर कोई काम रहा होगा। पीछे से एक और हायर ऑफिशियल आगे आए। उन्होंने बो करते हुए कहा, हाँ हो सकता है, जिन क्लान से कुछ लोग सीनियर लैंड से मिलने आए हैं। जैसे ही वांग जी ने जिन क्लान का नाम सुना, उसका पारा और ज्यादा चढ़ चुका था। उसने अपनी नजरों को उस इंसान की तरफ करते हुए कहा, जिन क्लान? उस इंसान ने अपना सर झुकाते हुए कहा, जी। वांग जी अपने अंकल को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि अंकल एक बार अगर जिद पर अड़ जाएं तो वो अपनी मनमानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर फिलहाल वो अपने अंकल से डील करने के मूड में नहीं था। इसीलिए कोर्ट रूम शुरू हो जाता है। इसके बाद लगभग 4 से 6 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। हर रोज वांग जी किसी न किसी को लैन कुरैन को बुलाने के लिए भेजता, पर लैन कुरैन ने लगभग कोर्ट रूम में आने से बिल्कुल मना कर दिया था। अब वांग जी अपने गुस्से पर पहुंच चुका था। शिचैन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? लान वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस तमाशा देखने का इंतजार कर रहा हूँ। शिचैन ने कहा, तुम जानते हो ना अंकल तुम्हारी शादी के लिए कितना ज़्यादा परसिस्टेंट है, और अगर
लान वांगजिन ने काटते हुए कहा, वो अगर जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ, आखिर हमारे खून एक ही हैं। ये कहते हुए लान वांगजी आगे बढ़ चुका था। शिचैन सिर्फ उसको जाते हुए देख रहा था। उसने कहा, पता नहीं ये सब चीजें कहाँ लेकर जाएंगी। आज लगभग 6 दिन के बाद हांग वांगजुन ने उस रूम में कदम रखा था जहां वो अपने उमिकाओं के साथ रात गुजारता था। पता नहीं उसे क्यों आज बहुत अजीब लग रहा था। वो गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड था, सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड था। तो बस अपने गुस्से को बाहर निकालने का एक यही तरीका था। वांगजी ने एक बेहद ही खूबसूरत उमिका को आज अपनी रात गुजारने के लिए बुलाया था। वो उमिका बिल्कुल वेल प्रिपेयर था, बेड पर था, और वांगजी उसे देखकर कोई भी अराउजल महसूस नहीं कर रहा था। ये चीज़ उसे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। आज से पहले जब भी कभी वांगजी इस कमरे में अपना कदम रखता था, वो ऑलरेडी अराउज्ड होता था। उसे बस अपनी सेक्सुअल जो नीड होती थी उसे पूरा करने के लिए सामने एक उमिका चाहिए होता था। पर आज क्यों उसकी बॉडी उसे बिट्रे कर रही है। जैसे जैसे वो आगे अपने कदम को बढ़ा रहा था, एकाएक उसके जहन में सिर्फ वीन का चेहरा चल रहा था। उसके वो उड़ते हुए बाल, उसकी वो मुस्कुराहट, उसकी वो आंखें, उसका वो जिस्म, उसके बार बार उसके सामने आ जा रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए एक लंबी सांस ली। उसने अपने मन में कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपने दिमाग से खेलने नहीं दूंगा। तुम क्या समझते हो? तुम नहीं तो कोई नहीं। हाँ, मैं हांग वांगजुन हूँ और मेरे लिए उमेगाओं की कमी नहीं है। ये कहते हुए लान वांगजी अब बेड पर आ चुका था। वो अपनी कोल्ड निगाहों से, अपने एक्सप्रेशनलेस फेस से उस उमेगा की तरफ देख रहा था। वांगजी ने अपनी ठंडी उंगलियों से उस उमेगा के चेहरे की आउटलाइन को छूना हुआ शुरू किया। सबसे पहले वो फॉरहेड से लेकर उसकी आंखों पर, उसके चिकबोन पर, फिर उसकी जॉ लाइन पर होता हुआ उसकी नेक पर आ चुका था। उसने उसकी उस बेयर नेक पर अपनी उंगलियों को फहराया। पर क्या अलग है? वो बस पता नहीं क्यों उस चेहरे में सब कुछ वीन का इमेजिन कर रहा था। जब उसने उस उमेगा के फॉरहेड के ऊपर अपना हाथ रखा तो उसे एकाएक वीन के वो उड़ते हुए बालों का ख्याल आया। जैसे ही उसने उसकी आंखों को देखा तो उसे वीन की वो चमकती हुई आंखें जैसे उसकी आंखों में नजर आ रही थी। उसकी वो गुलाबी होठों पर पहुंचते पहुंचते वीन के लिप्स के नीचे वो जो ब्लैक मोल था वो इमेजिन करने लग गया। वींग, हर जगह उसे सिर्फ वींग दिखाई दे रहा था। वो खुशबू उसके अंदर जैसे तड़पने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार थी। पर क्यों आज सब कुछ बेरंग लग रहा था। ये उमेगा बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। वांगजी मान रहा था, पर नहीं, ये फीका है, सब कुछ फीका है वींग के बगैर। ये बात उसका दिल चीख कर कहना चाहता था। उसकी रूह लान वांगजी को समझाना चाहती थी, पर फिलहाल उसके दिमाग का उसके ऊपर कंट्रोल था। वांगजी ने इन दूरियों को कम किया। अब वो उस उमेगा के करीब आ गया था। उसने लव मेकिंग करने की शुरुआत तो की, पर वो लव मेकिंग नहीं थी, ना ही वो सेक्स था। वो एक अनसेटिस्फाइड कोशिश थी, सिर्फ कोशिश थी। वो उमेगा भी थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था। वो जानता था हांग वांगजुन को। इससे पहले भी वो एक बार हांग वांगजुन की सर्विस में आ चुका है, पर आज ही हांग वांगजुन इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए उसने खुद पहल करते हुए हांग वांगजुन को खुद सर्व करने की कोशिश की। उसने कहा, किंग, अगर आप चाहें तो मैं। लान वांगजी ने कहा, मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि लान वांगजी अपनी आंखों को बंद कर वीन की वो मौन इमेजिन कर रहा था। वो मानना नहीं चाहता था, पर वो आवाज दोबारा सुनना चाहता था। उसने अपने हाथों को उस ओमेगा के ठंडे जिस्म के ऊपर रखा, पर लान वांगजी को कुछ भी फील नहीं हुआ। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा। अचानक से वांगजी ने अपनी आंखें खोली और उस ओमेगा की तरफ देखा। वो ओमेगा भी अनब्लिंकिंगली हांग वांगजुन को देख रहा था। उस ओमेगा ने कहा, किंग। वांगजी ने कहा, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? एकाएक उस ओमेगा की जैसे दुनिया ही थम गई थी। लान वांगजी क्या डिमांड कर रहा है? किंग तो कभी भी उन्हें किसी को छूने की इजाजत नहीं देते, पर आज वो ओमेगा का ऐसा उड़ा हुआ रंग देखकर हांग वांगजुन ने कहा, क्या हुआ? मैं परमिशन दे रहा हूँ। क्योंकि लान वांगजी देखना चाहता था क्या किसी और को वो खुद को किस करने दे सकता है, जिस तरीके से वींग फियरलेसली होकर उसे किस कर रहा था। लान वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोबारा ये महसूस करना चाहता था, क्या वो किसी और के साथ ये महसूस कर सकता है। इसीलिए उसने ये स्टेप लिया था। वो बस खुद को टेस्ट करना चाहता था, फाइनल टेस्ट, कि वो अब वींग के बगैर आगे बढ़ पाएगा, वो किसी और के साथ बेड शेयर कर पाएगा या नहीं।
या उसकी बॉडी ने कंप्लीटली उसका साथ छोड़ दिया है और वीन की रूह को अपना लिया है। उस ओमेगा ने अपने कांपते हुए हाथों से वांग जी के बालों को छुआ। उसके वो सिल्की ब्लैक हेयर्स बिल्कुल किसी मखमल की तरह लग रहे थे। वो ओमेगा तो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि उसका कोई बहुत बड़ा ड्रीम ट्रू हो गया हो। उस ओमेगा की आंखों में लस्ट वांग जी देख सकता था, पर वांग जी की आंखें, उसकी आंखें डार्क और खाली थी। उन दोनों के बीच की दूरी कम होती है। उस ओमेगा के वो पिंक पेटल जैसे लिप्स उसके करीब बस आने ही वाले थे। लानवांग जी उसकी सांसों को महसूस कर रहा था, पर जैसे जैसे वो करीब आ रहा था लानवांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल सिकुड़ रहा है, उसका पूरा जिस्म ठंडा हो रहा है। कोई गर्मी नहीं है उन दोनों के बीच में, सिवाय घुटन है। ये घुटन जो लानवांग जी की सांसों को लगभग रोक रही है। जैसे ही उनके बीच की दूरी लगभग एक इंच की रह गई थी, लानवांग जी ने उस ओमेगा को धक्का दे दिया। वो ओमेगा बस बौचक्का सा होकर देख रहा था। लानवांग जी तुरंत उससे दूर हुआ। उसने अपने रोप्स को उठाया और उस कमरे को छोड़ता हुआ बाहर निकल गया। वो ओमेगा तो उस बेड पर सिर्फ ऐसे ही लेटा रह गया। वो बेयर था। ठंडी हवा का झोंका उसकी बॉडी को छूकर निकला। उसने कहा, ये क्या था? एमलेसली, बिना किसी दिशा के, बिना किसी वजह के लानवांग जी बस चलता जा रहा था। उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इतना गुस्सा जिसे वो बाहर निकालना चाहता था। एक घुटन थी, उसके शरीर में एक चुभन हो रही थी। इसीलिए लानवांग जी की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी। उसकी दिशा पता नहीं क्या थी, पर लानवांग जी जब रुका तो वो गूसू के ट्रेनिंग ग्राउंड में था। लानवांग जी ने एक नज़र पूरी तरफ देखा। पूरा ग्राउंड खाली था क्योंकि रात हो चुकी थी, कर्फ्यू लग चुका था। पर वांग जी इस वक्त बेचैन था। उसने अपने रोप्स को उतारा। उसकी पूरी बेयर बॉडी सामने थी। वो आगे बढ़ा। उसने वहां से विप उठाई और खुद को विप करने लगा। वो बहुत जोर जोर से खुद को मार रहा था। कैसे तो कर वो खुद को शांत करना चाहता था। जैसे जैसे उसे विप हिट हो रही थी, उसके जिस्म में जैसे एक सुकून मिल रहा हो, उसने बहुत तेजी के साथ मारना शुरू किया। जैसे जैसे विप लग रही थी, खून बाहर आ रहा था, पर वांग जी सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। हर एक विप के साथ वो वींग का नाम ले रहा था। यह अराउजल बढ़ा रहा था उसके अंदर। खुद को चोट पहुंचाकर वांग जी ऐसा करता था, कभी कभी करता था, पर आज बहुत बहुत सालों के बाद वो ऐसा कर रहा है। बहुत देर तक ये टॉर्चर चलता रहा और जैसे ही आखिरी विप के साथ वांग जी सेटिस्फाइड हुआ, उसने लास्ट में वींग का नाम मोहन किया और वहीं लेट गया। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे। उसने कहा, शियान। उसकी सांसें बड़ी हुई थी, शरीर पर चोट थी, पर सुकून था। वो अब सेटिस्फाइड था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो सांस ले सकता है। क्यों उसे ये सांस वो ओमेगा नहीं दे पाया? क्यों उसे ये तकलीफ ने सुकून? लानसान ने अपनी आंखें बंद की और करवट लेते हुए कहा, शियान, ये तुमने क्या कर दिया है मेरे साथ? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वो हांग वांग जुन नहीं है जिसे मैं जानता था। नहीं है ये, न तुम न मैं। आखिर क्या रिश्ता है? उसने अपनी वो खून भरी उंगलियों को धीमे से अपने शरीर पर पड़े हुए उस मेटेड मार्क के ऊपर किया जो वींग ने उसे दिया था। वो बहुत ही खूबसूरत मार्क था। उस मार्क के ऊपर उसने अपनी उंगली फिराते हुए कहा, शियान, क्या तुम ये महसूस कर सकते हो? क्या तुम अपने अल्फा की तकलीफ को महसूस कर पा रहे हो कि मैं कितना बेचैन हूँ? क्यों तुमने ये सब कुछ किया है? वो मार्क के ऊपर लगातार अपनी उंगलियों को फिरा रहा था। जो कुछ भी उसके दिल में चल रहा था वो धीमे धीमे उस मार्क के ऊपर फहराकर जैसे कन्वे करना चाहता हो वींग को अपनी सारे जज्बातों को, जिसे वो अपने लफ्ज़ नहीं दे सकता। उसका दिमाग बेशक किसी भी दिशा में दौड़ रहा हो, पर उसका दिल अब धड़क रहा था। वो ये धड़कन महसूस कर सकता था। शायद वांगची को नहीं पता होगा, पर कोई और भी था जो ये सब कुछ महसूस कर रहा था। ये दर्द, ये तकलीफ, ये अधूरापन, उसके बाद तकलीफ पहुंचाने के बाद मिलता हुआ वो सुकून, वो राहत, वो दर्द में निकलते हुए आंसू, सब कुछ, हर चीज़, हर जख्म कोई और भी बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा था, या यूँ कहो उससे ज़्यादा दुगनी तेज़ी के साथ महसूस कर रहा था। ब्यूरल माउंट्स में वो चीखें गूंज रही थी। वो आवाज़ बहुत तेज़ थी, दर्द था उसमें एक चुभन थी, और ये सारी आवाज़ों को बाहर खड़ा होकर वैनिंग सुन रहा था। उसके मास्टर आज फिर तकलीफ़ में थे। हर रात यही होता था।
हर रात वेनिंग बाहर खड़े होकर अपने मास्टर की उन दुख तकलीफ, उन चीखों को सुनता था, उन पुकारों को सुनता था। वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ वींग का इंतज़ार कर सकता था कब वो केव से बाहर आएगा। और जब भी वो केव से बाहर आता था वो बद से बदतर हालत में होता था। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए। केव के अंदर से अब लांजान का नाम पुकारा जाना बंद हो चुका था। उस ओमेगा की अल्फा के लिए जो तड़प थी वो अब शांत हो गई थी, या यूँ कहो सुकून में पहुंच चुकी थी। वेनिंग बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ये केव खुले और उसका मास्टर बाहर आए। और उसके इंतज़ार को किनारा मिल ही गया। वो केव खुल चुकी थी और एक कम्प्लीटली एग्जॉस्ट पर्सन बाहर आ रहा था। उसके कदम धीमे थे, लड़खड़ा रहे थे, बता रहे थे कि उसके शरीर में ताकत नहीं है। वेनिंग ने तुरंत भागते हुए अपने मास्टर को सहारा दिया ताकि वो खड़े रह सके। वींग अभी भी हंस रहा था। बेशक उसका पूरा चेहरा अपने रंग खो चुका था, उसका शरीर ताकत में नहीं था, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था। वो हंसी टूटी हुई थी। वेनिंग का पूरा चेहरा परेशानी में डूबा हुआ था। उसने सहारा देते हुए कहा, मास्टर। वींग ने चकल करते हुए कहा, क्या हुआ वेनिंग? अब तो मुझे लगा था तुम्हें आदत हो चुकी होगी मुझे ऐसे देखने की, पर आज भी तुम बिल्कुल बच्चों की तरह चिंता करते हो। ये कहते हुए वो दोनों अब बाहर उस केव के एक स्टोन पर आकर बैठ चुके थे। वेनिंग ने बहुत संभाल कर वींग को वहीं उस स्टोन पर बिठा दिया था और वो उसके कदमों में आकर बैठ गया था। उसकी आंखों में आंसू थे। वींग ने जब उसे ऐसे देखा तो कहा, क्या हुआ? वेनिंग ने अपनी नजरों को उठाकर वींग की तरफ देखा। उसने कहा, मास्टर, आखिर कब तक? आज आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। आज आपकी चीखें अलग थी। वींग हंस रहा था। उसने चकल करते हुए कहा, तो तुम भी पहचान गए? वेनिंग को समझ नहीं पाया। उसने वहीं पर रखी हुई ड्रिंक के ग्लास को वींग को ऑफर किया। वींग ने वो ग्लास उठा लिया। वो धीरे धीरे सिप ले रहा था और वेनिंग उसके जख्मों को ठीक कर साफ कर उनकी इलाज करने की कोशिश कर रहा था। वींग ने कहा, आज मेरा अल्फा बहुत ज़्यादा परेशान है। वेनिंग ने कहा, वो तो अक्सर होते हैं और उनकी वजह से आप हो जाते हैं। जब वींग ने वेनिंग का ऐसा जवाब सुना तो वो लगभग बिल्कुल भौचक्का सा होकर वेनिंग की तरफ देखने लगा। ये आज पहली बार हुआ था कि वेनिंग ने उसे इस तरीके से पलट कर जवाब दिया हो। वींग ने कहा, लगता है मेरा ये चेला बड़ा हो चुका है। वेनिंग ने कहा, मुझे आपकी फिक्र होती है। वींग ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, वेनिंग, कभी प्यार मत करना। वेनिंग ने सर हिलाया और अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। फिर भी उसने पूछा, क्या हुआ था मास्टर? आज आप? वींग ने कहा, हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या पूछना चाहते हो। हाँ, सही है, आज अलग था। आज मुझे तकलीफ़ इसलिए नहीं हो रही थी कि वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है। आज मुझे तकलीफ़ इसलिए हो रही थी, दर्द इसलिए पहुंच रहा था क्योंकि वो खुद को तकलीफ़ पहुंचा रहा था। जैसे ही वेनिंग ने वींग का ये जवाब सुना वो उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थे, सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, और वींग ने उन सवालों को इस तरीके से पहचानते हुए वापस अपनी वो मुस्कुराहट दी। वेनिंग, अब मुझे ऐसे देखना बंद करो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। जब वेनिंग ने देखा कि वींग ने उसे पकड़ लिया है तो उसने एकाएक अपना सर नीचे झुका लिया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया जो उसके मन में था। वेनिंग ने कहा, मास्टर। वींग ने कहा, आप? वींग ने कहा, बोलो, आप हो, अब बोल भी दो, मुझे आराम करने भी जाना है। वेनिंग ने एक सांस में कहा, मतलब कि आप फ़र्क बता सकते हैं? वींग ने उसे चुप करते हुए कहा, समझ गया मैं तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ, मैं फ़र्क बता सकता हूँ। भूलो मत, मेरी आत्मा का एक हिस्सा उसके जिस्म में है। हम बेशक दो शरीर हो सकते हैं, पर आत्मा एक ही है। वेनिंग सारी बातें सुन रहा था। वेनिंग ने कहा, इसका मतलब? वींग ने कहा, हाँ, उसका हर दर्द, हर तकलीफ़, हर जख्म मैं महसूस करता हूँ, सब कुछ महसूस करता हूँ मैं। वींग अपनी ड्रिंक की सिप लेते चले जा रहा था। करते करते उसने बहुत सारे ग्लास खाली कर दिए थे। वेनिंग ने कहा, आप उनका दर्द महसूस कर सकते हैं, और आपका? कितना आसान सा सवाल था, शब्द कितने सरल थे, पर क्या ये सवाल सच में इतना आसान था? नहीं, ये सवाल सबसे मुश्किल था, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल, और उससे भी ज़्यादा तीखा था, कसैला था, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ था। जैसे ही वेनिंग ने ये सवाल पूछा,
विंग ने तुरंत अपनी निगाहों को, जो दूर कहीं अनंत में गड़ी हुई थी, उन निगाहों को वैनलिंग की तरफ किया। ये निगाहें बहुत खाली थी। अगर जवाब तुम पूछते तो ये निगाहें दे देती, पर विंग के लफ्ज़ शांत हो चुके थे। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। जितनी मासूमियत के साथ वैनलिंग विंग को देख रहा था, जितनी उम्मीद के साथ देख रहा था, इस उम्मीद का अंत नहीं था। विंग इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, इसीलिए वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। पर उसने अपने अंतरात्मा में कहा, हाँ, काश मैं इस सवाल का जवाब दे सकता। वो मेरा दर्द महसूस कर पाएगा अगर वो हमारे प्यार को अपना लेगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो कभी इसे अपना पाएगा, क्योंकि वो तो भाग रहा है हर चीज़ से। लानजान, क्या तुम कहीं रुकोगे ताकि मैं तुम्हें थाम सकूं, ताकि आगे हम साथ चल सके, कदम से कदम मिलाकर? क्या ऐसा कभी हो पाएगा? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो रात गुजर गई थी। अगली सुबह हो चुकी थी। लानवांग जी अपने कोर्ट में था। लानवांग जी ने अपनी तेज आवाज में कहा, मुझे शिफू यहाँ चाहिए। सभी एक चौंक गए, क्योंकि लानवांग जी ने आज कोर्ट में अपना ही रूल तोड़ दिया था। उसने शिफू कहा था। वहीं दूसरी तरफ शिचैन एकदम अलर्ट मोड में आ गया था। उसने अपने भाई की तरफ देखा, उसके चेहरे को पढ़ा। उसे लग रहा था कि वांग जी कुछ न कुछ कदम उठाने वाला है। वो तुरंत अपनी कदमों की रफ्तार को बढ़ाता हुआ लानवांग जी के करीब गया। उसने कहा, क्या करने वाले हो तुम? लानवांग जी ने कहा, कुछ नहीं, कुछ फैसला लिया है मैंने। शिचैन ने कहा, कैसा फैसला? वांग जी ने अपनी कोल्ड मुस्कुराहट देते हुए कहा, पता चल जाएगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया और अब कुछ ही पलों के अंदर लान कुरेन फाइनली कोर्ट में आ गए थे। पूरे एक हफ्ते के बाद आज वांग जी ने अपने अंकल को देखा था। उसके हाथ बंद गए थे, उसके चेहरे पर एक डेविलिश सी मुस्कुराहट थी। वो अपने अंकल के हर स्टेप को काउंट कर रहा था। वो क्या चाहता है कोई नहीं जानता था। लान कुरेन भी वांग जी को ही देख रहे थे। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को इसी तरीके से घूर रहे थे। कोई स्टेरिंग कंपटीशन चल रहा है। लैन शिचैन को तो बस यही लग रहा था, इसीलिए वो बस अपनी सांसें रोक कर इन दो सबसे ज्यादा जिद्दी लोगों की बहस को देखने के लिए तैयार था। क्या सरप्राइज मिलने वाला है? कोर्ट रूम भी इसीलिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा था। क्यूरियोसिटी सभी के अंदर थी, पर फिलहाल सभी की सांसें रुकी हुई थी। लान कुरेन ने कहा, मुझे क्यों बुलाया गया है? लानवांग जी ने कहा, क्यों? आप तो इस कोर्ट के हाई ऑफिशियल्स में से एक हैं, चीफ हैं आप। आपको तो यहाँ होना ही चाहिए। वैसे भी आप एक हफ्ते से यहाँ नहीं हैं और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या यही रिस्पेक्ट है आपकी किंग के, आपकी नजरों में? लानवांग जी का जो सरकाज़म था वो लान कुरेन को समझ आ गया था। लान कुरेन ने अपना मुंह तिरछा करते हुए कहा, मेरी क्या जरूरत है? तुम तो अपने आप में ही महान हो, तुम्हें मेरे जैसे इंसान की क्या जरूरत है? लानवांग जी भी समझ गया था कि उसके अंकल भी सरकाज़म करना सीख गए हैं। उसने कहा, ये तो बहुत ही अलग चीज देखी मैंने। मेरे अंकल मुझे मेरी ही जुबान में जवाब दे रहे हैं। लान कुरेन ने कहा, सीखना पड़ता है। खैर बताओ, क्यों बुलाया है मुझे? लानवांग जी ने कहा, इनसे मिलिए। लान कुरेन ने अपनी निगाहों को उस इंसान की तरफ किया जो कि एक प्रपोजल सा लेकर खड़ा हुआ था। लान कुरेन ने कहा, ये क्या है? लानवांग जी ने कहा, ये बहुत स्पेशल चीज है, उस स्क्रोल को आगे पास किया जाए। ये कहते हुए उस आदमी ने उस स्क्रोल को लान कुरेन के हाथों में रख दिया। लान कुरेन वो स्क्रोल पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने वो स्क्रोल खत्म किया, उसने अपनी निगाहों को उठाकर लानवांग जी की तरफ देखा। वो बिल्कुल शॉक था। लानवांग जी हंस रहा था। उसने कहा, क्या हुआ? मुझे तो लगा आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, पर आप तो यहाँ शॉक हो गए। खैर, मुझे आपका इस शॉकिंग एक्सप्रेशन बहुत पसंद आया। लान कुरेन ने कहा, तुम सच में तैयार हो? लानवांग जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मैं जिन क्लान की उस ब्यूटीफुल ओमेगा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। एकाएक जैसे ही ये सब कुछ कहा गया, पूरे कोर्ट में खुशबुसाहट चालू हो गई। लैन शिचैन तो बस आगे बढ़कर लानवांग जी को रोकना चाहते थे। उन्होंने कहा भी, वांग जी, पर वांग जी ने अपनी निगाहों को लैन शिचैन की तरफ कर दिया। लैन कुरेन ने भी कर दिया, तो लैन शिचैन शांत हो गए। उन्हें पता था कि उनका यहाँ बोलना फिजूल है। वो बाद में जरूर पूछेंगे कि आखिर इस स्टेप को उठाने की वजह क्या है। उन दोनों शॉक्ड और कंफ्यूज्ड स्टन्ड आदमियों को पीछे छोड़कर लानवांग जी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और एक तेज और अथॉरिटेटिव वॉइस में कहा, ये पूरा कोर्ट अपनी क्वीन चाहता था ना? इस किंग के साथ क्वीन होना जरूरी है। यही आप लोगों की डिमांड थी ना? तो तैयारी में लग जाइए, आपकी क्वीन बहुत जल्दी आने वाली है। ये कहते हुए लानवांग जी ने कोर्ट को डिसमिस कर दिया।
एक एक करके सारे लोग वहाँ से जा चुके थे, पर 3 शख्स अभी भी वहाँ खड़े हुए थे, लैन शिचैन, लैन कुरैन और लान वांगजी। फाइनली लैन शिचैन का जो पेशेंस लेवल था वो टूट गया। उसने कहा, वांगजी तुम जानते हो ना कि तुम कहाँ कदम रखने वाले हो, तुम्हारे ऊपर एक मार्क है। लैन कुरैन ने कहा, शांत हो जाओ शिचैन, उसकी शादी होकर रहेगी, मेरे पास इस चीज़ का भी तोड़ है। लान वांगजी ने कहा, देखा अंकल के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, उनके पास इस चीज़ का भी सॉल्यूशन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ये कहते हुए लान वांगजी अपने थ्रोन पर जाकर बैठ गया था। लैन कुरैन ने कहा, तो सॉल्यूशन ये है? लान वांगजी ने कहा, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। तुम अपना ओमेगा चूज करो, उसके साथ शादी करो, वोस लो, उसके बाद तुम उसे मौका दो कि वो तुम्हें मार्क कर सके, तुम उसे भी मार्क करो, तुम दोनों एक दूसरे को मार्क कर दोगे, उसके बाद तुम्हें कुछ देर के लिए तकलीफ तो होगी, लेकिन अगले 6 महीने तक अगर लगातार तुम लोग एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करोगे, तो इस मार्क का असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और जो तुम्हारा बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि तुम लोग मेट बन चुके होगे, क्योंकि तुम दोनों ने ही एक दूसरे को मार्क कर दिया होगा। तो पहले वाले मार्क की जो इंपॉर्टेंस होगी खत्म हो जाएगी। उसके साथ ही अगर उस ओमेगा ने तुम्हारे हायर को जन्म दे दिया, उसके बाद तुम्हारा जो बॉन्ड होगा वो कम्प्लीटली स्ट्रांग हो जाएगा और ये मार्क कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। लान वांगजी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। लान वांगजी ने कहा, तो इसका मतलब किसी भी बॉन्ड को स्ट्रांग होने के लिए वो म्यूचुअल होना चाहिए, साथ ही इस पूरे लान क्लान में हमारी जो बॉन्डिंग होगी उसको अप्रूवल तभी मिलेगा जब हम लोगों का एक हायर हो जाएगा। लैन कुरैन ने कहा, बिल्कुल सही बात है, एक रिस्पेक्ट और एक ऊंचा दर्जा जो ओहदा होगा इस लान क्लान में तभी मिल पाएगा जब हमारा हायर हमारे पास होगा। वैसे भी तुम्हारा ओमेगा डेफिनेटली तुम्हें हायर ज़रूर देगा। ये कहते हुए लैन कुरैन लान वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी ने कहा, ठीक है, तो ये प्रपोजल लीजिए और जिन क्लान में भेज दीजिए, आगे की तैयारियां आपको करनी है। ये कहते हुए उसने लान कुरैन को एक तरीके से ये कह दिया था कि वो अब जा सकता है। लान कुरैन भी वहां से चला गया। अब वहां पर सिर्फ लैन शिचैन और लान वांगजी थे। लैन शिचैन ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? लान वांगजी ने कहा, कुछ नहीं, इंतजार कर रहा हूँ। लैन शिचैन ने कहा, सच बताओ, ये सब कुछ करने का क्या मकसद है? लान वांगजी ने कहा, बस किसी को बुलाना है। लैन शिचैन ने कहा, किसको? लान वांगजी ने कहा, इंतजार कीजिए। ये कहता हुआ लान वांगजी भी वहां से चला गया। लैन शिचैन तो सिर्फ उसे वहां से जाता हुआ देख रहा था। आखिर क्या है इसके दिमाग में, क्या करना चाहता है ये, किसे बुलाना चाहता है, कहीं ये कहते हुए लैन शिचैन शांत हो गया, पर उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, लगता है तुम दोनों ही अब मिलने के लिए तैयार हो। सो हेलो एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। देखते हैं लान वांगजी की जो इस शादी का प्रपोजल है वो क्या लेकर आता है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।